हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। यूपीटीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 5 में आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं वेलकम करती हूं। और इस सभी सीरीज में अभी तक के 4 प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं जो कि आपको इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। मैराथन क्लास होगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डिफरेंट एरा से रिलेटेड जो डिफरेंट राइटर्स हैं उनसे इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी। तो कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में। और लास्ट जो 4 प्रैक्टिस सेट्स हैं इस सीरीज में वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे, उनको जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 5 रिलेटेड टू मैराथन क्लास ऑफ यूपीटीजीटी। एंड आज की इस क्लास का When did Galsworthy get Nobel Prize for Literature? जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसका आंसर मुझे कर दीजिएगा 1921, 1932, 1945 या 1938। कौन सा टाइम था जब इनको गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था? लिटरेचर के लिए इनको जो एक लिटरेचर की फील्ड में है आपका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है वो है नोबेल प्राइज, और इनको दिया गया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1932 में। देखिए इस ईयर में इनको 1932 में नोबेल प्राइज लिटरेचर दिया गया और 1933 में ही इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर रिसीविंग अवार्ड, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ही वाज डेड। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, द लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्दी इज अ और एन। क्या है द लिटिल मैन जो वर्क है गॉल्सवर्दी का वो किस कैटेगरी में काउंट होता है? इसका जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए है पोयम है ये, या ऑप्शन बी नॉवेल है, या ऑप्शन सी प्ले है, या ऑप्शन सी ये है एक तरीके का वन एक्ट प्ले। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है इनका? अ लिटिल मैन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नॉवेल की बात भी हो रही, प्ले की बात भी हो रही है, पर वन एक्ट प्ले की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। द लिटिल मैन इज अ फिक्शनल मोरालिटी इन 3 सीन्स। ठीक है, 3 सीन में इस प्ले में, एक एक्ट में सिर्फ 3 सीन है। गॉल्सवर्दी गुड प्रेस इन 1921 ये पब्लिश हुआ है। 1924 में ये पब्लिश हुआ है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, 1924 पब्लिश्ड। ओके, तो 1924 में ये पब्लिश हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द लिटिल मैन की बात हो रही है, विच इज अ वन एक्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 and formed a lifelong relationship with him. Identify that man. किसके साथ में लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप गॉल्सवर्दी ने बनाया अपना, और जबकि उनकी उनसे मुलाकात कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कॉनरेड, हार्डी, शॉ या इब्सन? जोसेफ कॉनरेड हैं, थॉमस हार्डी हैं, जीबी शॉ हैं या हेनरिक इब्सन है? किनसे इनकी फ्रेंडशिप जो हुई, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप थी, वो किस ईयर में 1893 में उनसे मुलाकात हुई थी? उस आपको पर्सन का नेम बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे हम सभी। तो भाइयों और बहनों, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, ठीक है, जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड 1893 में इनकी मुलाकात हुई थी। एक तरीके से इंस्पायर किया है जोसेफ कॉनरेड ने गॉल्सवर्दी को कि आप लिटरेचर में ट्राई करो और लिटरेरी करियर अपना बनाओ, और ये एक इंस्पिरेशन था जोसेफ कॉनरेड से जो गॉल्सवर्दी को मिला। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गॉल्सवर्दी इज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स। ये है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये टाइटल है। अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सिडोनिम ऑफ। किस नेम से इस वर्क को लिखा हुआ है? फ्रॉम दी फोर विंड। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए मुझे आंसर। जो 1897 में अपीयर हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गॉल्सवर्दी एंटाइटल्ड, जो टाइटल इसका दिया गया था द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स, तो आंसर है वो जॉन गैल्स के नेम से उन्होंने लिखा है, या सिडोनिम के नेम से लिखा है, या जॉन सेंट जॉन, या बॉज, या आपका एलिया? Which one is the correct answer?
और फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आप सभी इसको जानते होंगे, जॉन गाल्सवर्दी का जो सिडोनिम नेम था या पेन नेम था दैट वाज जॉन सेंट जॉन। ओके, तो फ्रॉम फोर विंड्स वर्क है ये जॉन गाल्सवर्दी ने इसी टाइटल के उस पे लिखा हुआ है अंडर हिज सिडोनिम। ठीक है, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1899, व्हिच नॉवेल वाज दैट? 1899 में पब्लिश हुआ वो नॉवेल कौन था? इसमें देखिए आंसर भी दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए है। ठीक है, जॉयसेलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? फर्स्ट प्ले की बात करते हैं गाल्सवर्दी के। लॉयल्टी है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है या जॉयसेलिन? फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए मुझे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, सिल्वर बॉक्स। 1906 में ये पहली बार पब्लिश हुआ है, 3 एक्ट्स में ये प्ले है और ये इनका फर्स्ट प्ले है सिल्वर बॉक्स। ओके, अदर इनके बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है इनका जो लॉयल्टीज की अगर हम बात करें तो लॉयल्टीज किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है इसको मैं बता दे रही हूँ, 1922। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। जस्टिस की बात करें तो 1910, इसके साथ साथ जॉयसेलिन की बात करें तो वो 1909। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे आंसर हैं। और सिल्वर बॉक्स आप सभी जानते हो 1906 विच इज द फर्स्ट प्ले इन 3 एक्ट्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। ओके, तो वीडियो का क्वेश्चन लेवल कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे जरूर इसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप सभी। और चलिए बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की जो स्क्रीन पे है गाल्सवर्दी से रिलेटेड, द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज अ। डार्क फ्लावर जो वर्क है गाल्सवर्दी का वो क्या है? लव ड्रामा, ट्रेजिक प्ले, लव नॉवेल या है आपका एक कॉमिक प्ले? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच इज अ वर्क ऑफ डार्क फ्लावर? द डार्क फ्लावर कौन सा वर्क है ये गाल्सवर्दी का? तो ये है इनका एक लव नॉवेल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डार्क फ्लावर इज अ लव नॉवेल बाय गाल्सवर्दी। और डार्क फ्लावर की अगर हम इसकी बात करें तो ये 1913 में लिखा गया है। स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ लव नॉवेल। ठीक है, 1913 में ये पब्लिश हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1913 में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स? कैपिटलिस्ट एंड लेबरर के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता हुआ कौन सा ड्रामा गाल्सवर्दी ने लिखा हुआ? स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज या स्किन गेम? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए मुझे। ऑप्शन ए स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इज द प्ले जिसमें हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। 3 एक्ट प्ले है। कब प्रोड्यूस हुआ है? ये 1909 में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, स्ट्राइफ। इसके साथ साथ स्किन गेम की बात करें 1920 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। और लॉयल्टीज की बात हमने की 1922 में। ठीक है, और सिल्वर बॉक्स की बात हमने की। सिल्वर बॉक्स हमने बताया था फर्स्ट प्ले है 1906 का है। और स्ट्राइफ की जो बात की वो 1909 का प्ले है इनका। ठीक है, ये पब्लिश हुआ है। Here we have the next question. Galsworthy's tragedies are called tragic comedies, heroic tragedies या social tragedies या classical tragedies? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज थी वो क्या बोली जाती थी, किस कैटेगरी में आती थी? तो वो आंसर हमारा है ऑप्शन सी। ओके, सोशल ट्रेजेडीज, क्योंकि सोशल इश्यूज पे बेस्ड ऑन अपने वर्क्स को उन्होंने लिखा है। ये है सोशल इश्यूज पे बेस्ड ऑन क्या करंट सिनेरियो था उस टाइम ड्यूरेशन का, उनके कंटेम्पररी सोसाइटी का, उसके बारे में उन्होंने अपने इस ट्रेजेडीज में बात करी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वाज फ्रेटर्निटी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ? व्हिच वन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी? चलिए बताइए। फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है।
तो वो है हमारा ऑप्शन बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि फर्स्ट बुक है। ये आपका किसका फर्स्ट बुक है? फॉरसाइट सागा का, ठीक है। और ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब पब्लिश हुई थी? 1906 में पब्लिश हुई थी, ठीक। यहाँ पे आपका मेंशन है, ये भी मेंशन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और द फोरसाइट सागा की बात करें, वो कब पब्लिश हुई है? द फोरसाइट सागा ये 1922 में पब्लिश हुई है, ठीक है, जिसमें आपके 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स थे इंक्लूडेड उसमें, ठीक है। द फोरसाइट सागा, इसका पब्लिकेशन हुआ है 1920 में, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा विद फुल बुक्स, जिसमें आपके 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स थे। मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ देम। और फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की बात करें गाल्सवर्दी के, तो वो है हमारा 106 में जो पब्लिश हुआ नॉवेल है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। अगला क्वेश्चन है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन द प्ले, किस इन अ प्ले बाय, किसके प्ले में इसका डायलॉग का डिस्क्रिप्शन है? लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी, मिल्टन या है शॉ। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, discussing here about the questions of Galsworthy, and that's why ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और लॉयल्टी प्ले से ये लिया गया है, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे होंगे, उसमें से आपको बहुत से वर्क्स के नेम आपको अभी पता चल गए होंगे कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है, क्योंकि काफी सारे वर्क्स का डिस्कशन हमने किया, इनके प्लेज, इनके नॉवेल से रिलेटेड, और उनका पब्लिकेशन ईयर भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत वो होता है कि आप उसको नोट डाउन करो या बाद में कर लोगे, वो स्किप हो जाता है। तो नोट डाउन करने के साथ साथ आप बाद में इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये एक प्ले है जो डील कर रहा है प्रॉब्लम को एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली सोसाइटी में, ओके। अगला क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको नोट्स में, इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। गॉल्सवर्दी, शॉ, इब्सन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गॉल्सवर्दी। अगर ये आपके किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि शॉ बिलोंग करते हैं या इब्सन बिलोंग करते हैं, बट वो हैं जॉन गाल्सवर्दी, जो कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनोरे से बिलोंग करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉल्सवर्दीज फ्रॉम द विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, फर्स्ट पब्लिश इन 1897, ठीक है। कब पब्लिश हुआ है? 1897 में ये पब्लिश हुआ है। क्या है ये? फार फ्रॉम द फोर विंड्स, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ओके। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और किसके नेम से लिखा गया है ये? मतलब ये इन्होंने शिड्यूनियम नेम से लिखा है, जॉन सेंट जॉन, जिसके बारे में हमने बात कर ली है पहले ही, ठीक है। जॉन सेंट जॉन, HN, ठीक, जॉन सेंट जॉन, ऑलराइट। तो अगला क्वेश्चन रहा, जस्टिस सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस जो प्ले है वो किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, या है स्कॉटिश सोसाइटी, या अमेरिकन लोकल लीगल सिस्टम। तो ऑब्वियसली जस्टिस जो प्ले है वो बात क्या कर रहा है, इस वर्क में आप देखोगे जॉन गाल्सवर्दी के प्ले में, तो उन्होंने इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में बात की है जस्टिस में, ठीक है। और जस्टिस जो प्ले है कब पब्लिश हुआ है? आप सभी इसको जानते हो, 110 में पब्लिश हुआ है ये जस्टिस प्ले, ठीक, 1910 में ये पब्लिश हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का जो ऑफर था, कब इन्होंने रिफ्यूज करा हुआ है? इसका आंसर बताना है, 1917 में या 1918 में, 1919 में या 1920 में, बताइए। नाइटहुड का ऑफर जो था गॉल्सवर्दी को, वो ये कहते हुए इन्होंने रिफ्यूज करा हुआ है कि एक जो ऑथर होता है उसकी पहचान उसके वर्क से होता है, ना कि किसी अवार्ड से होता है, ठीक है। जो कि ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नॉमिनेटेड था नाइटहुड देना किसको? गॉल्सवर्दी को। बट उन्होंने ये बोला कि रिवॉर्ड कम्स सिंपली फ्रॉम राइटिंग इटसेल्फ। क्या? रिवॉर्ड कम्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवॉर्ड comes simply from writing,
राइटिंग इटसेल्फ, ठीक है। राइटिंग से ही मतलब अपने आप अच्छा लिखोगे, आपको रिवॉर्ड प्रेज मिलेगा। जब क्रिटिक्स या लोग रीडर्स उससे सेटिस्फाइड होंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक कोटेशन किसका कोटेशन है? गॉल्सवर्दी का, ठीक। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। तो ये हमारा 1917 करेक्ट आंसर है। इसी ईयर में इन्होंने रिफ्यूज करा था नाइटहुड की जो एक फेलोशिप इनको दी जा रही थी, वो इन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था 1917 में। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पे 1917 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राइटर्स रिवॉर्ड्स कम सिंपली फ्रॉम राइटिंग, ठीक है, राइटिंग इटसेल्फ। तो ये एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, द मेन थीम ऑफ मोस्ट गॉल्सवर्दीज प्लेज आर फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम या रोमांस। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे और इसको आप सभी जानते होंगे। तो सी पे आंसर पे हम क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, गोला करेंगे, गैप को फिल करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा होगा, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में गॉल्सवर्दी ने अपने मोस्टली जो थीम्स थी उनके प्लेस की, ये सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा हुआ है। अगला है हमारा, सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिडोनिम ऑफ, किसके नेम से, किस सिडोनिम या उपनाम से, एक छिपे हुए नेम से लिखा करते थे गॉल्सवर्दी अपने सेवरल नॉवेल्स जो थे स्टार्टिंग के। और अगर उन नॉवेल्स की बात करूं तो मैं अभी उनका नेम भी आपको बताती हूँ, कौन कौन से नॉवेल्स उन्होंने अपने इस नेम से लिखा हुआ है जो उनका सिडोनिम था। तो वो सिडोनिम क्या था? जॉनसन, आइजैक, एलिया या जॉन सिन जॉन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, जॉन सिन जॉन। देखिए आइलैंड फ्रेरिसिस तक 1904 तक उन्होंने ये इसके पब्लिकेशन के बाद उन्होंने अपने नेम से लिखना स्टार्ट किया, मतलब गॉल्सवर्दी के नेम से लिखना स्टार्ट किया। उसको जब भी कोई वर्क लिखते थे, पब्लिश होती थी, तो गॉल्सवर्दी उस पर टाइटल लिखा करते थे। बट इसके पहले का जो था आइलैंड फ्रेरिसिस तक उन्होंने जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा, जिसमें फ्रॉम द फोर विंड्स आता है, ये भी जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा है। जॉयसिलीन लिखा है जॉन सिन जॉन के नेम से। मैन ऑफ डीवन लिखा है जॉन सिन जॉन के नेम से। और क्या विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज भी जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा है, ठीक है। आइलैंड फ्रेरिसिस में उन्होंने जॉन सिन जॉन नेम का यूज नहीं करा हुआ है। So we have the here question related to John Galsworthy's literary career. तो क्वेश्चन है कि जॉन गाल्सवर्दी began his literary career as, जॉन गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर किस वे में स्टार्ट किया था, किस रूप में स्टार्ट किया था? एज अ जर्नलिस्ट या ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट या शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एवरीवन, वो गो आप जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर उन्होंने अपना लिटरेरी करियर जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी पे हम करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। फॉरसाइट सागा की बात हो रही, जो इनका नॉवेल है फॉरसाइट सागा, और एक मैग्नम ओपस वर्क है। अगर जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल्स की बात करते हैं तो आपको बताना है कि वो इंग्लिश पैरेलल और फॉरसाइट सागा किस इंग्लिश बुक का पैरेलल है। आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है थॉमस मर्न्स बर्डन ब्रुक्स, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर्स हैमलेट या शेट्स या सुटेबल बॉय। यहाँ पे इसमें जो बात हो रही है विक्रम सेठ की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थॉमस मर्न्स की बर्डन ब्रुक से जो इंग्लिश पैरेलल है इसका, वो फॉरसाइट सागा को बोला जाता है, क्योंकि फॉरसाइट सागा में भी एक फैमिली की बात हो रही है, उसमें फैमिली के जो जनरेशन है उनकी बात हो रही है, उनकी लाइफस्टाइल की बात हो रही है। और सेम तरीके से थॉमस मन्स ने अपने बर्डन ब्रुक्स में, इस बुक में उन्होंने उसी चीज को किया हुआ है, उसी बात पे उन्होंने भी डिस्कशन करा हुआ है, उसी फैमिली लाइफ के बारे में बात की हुई जो अपर क्लास में टाउन रिलेटेड लाइफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर इट इज ओन रिवॉर्ड, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड दिस लाइन, किसने इस लाइन को बोला हुआ है? आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए बी सी डी में से, शॉ, इब्सन, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी। तो इस जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी ने इस लाइन को बोला हुआ है, लिटरेचर इज इन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। एंड ये कब बोला है? जब उन्होंने नाइटहुड की जो एक फेलोशिप थी, एक अवार्ड था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिल रहा था, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मिल रहा था, 1917 में उसको रिजेक्ट किया था। उसी टाइम पे ये उन्होंने बोला है कि लिटरेचर अपने आप में एक रिवॉर्ड है,
एक अवार्ड है, मैं इसको जब लोग मेरी लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वो मुझे खुद प्रेज करेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थॉमस स्टर्न इलियट से रिलेटेड, टीएस इलियट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो बेसिक से स्टार्ट करके फिर हम थोड़ी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है व्हेन वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न। अभी हमने स्टार्टिंग में जस्ट बात की कि किस टाइम ड्यूरेशन में थॉमस स्टर्न इलियट का ये हुआ था, आपको बताना है बर्थ। ओके, किस टाइम ड्यूरेशन में बर्थ हुआ था, आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका आंसर आपको करना है व्हेन वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न। ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एज, he had written the Wasteland, we all know, and option A है मार्च 9 मार्च 1881, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1896, ऑप्शन सी है 26 सितंबर 1888 या ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1885। विच वन इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, तब तक आप मुझे सबसे पहले दे दीजिए। यस, वेरी ट्रू, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है। 26 सितंबर 1886 में 1888 में इनका बर्थ हुआ था। इसके साथ ही साथ डेथ ईयर भी बता दीजिए मुझे, किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो वो है हमारा 4 January 1965। ओके, दिस इज द डेथ ईयर ऑफ एलियट। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 26 सितंबर 1888 to 4 January 1965 was the time duration of इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न? कहाँ पे थॉमस स्टर्न इलियट का जन्म हुआ था? टीएस इलियट के जन्म का बताइए आप, किस जगह पे उनका बर्थ हुआ था, इसका आंसर करिए मुझे। नो प्रॉब्लम, 1965। हाँ, इसको ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आप जो भी एस्पिरेंट्स अभी हमसे ज्वाइन कर सके उनको क्लियर हो जाए। लाइव क्लास जो होगी वो आप सभी जानते हो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और अगर होगा तो मैं संडे भी क्लास लूंगी। अब ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट लुइस में इनका बर्थ हुआ था। दिस वाज द प्लेस जहां पे थॉमस स्टर्न इलियट का जन्म हुआ था। ओके, तो नोट डाउन करते चलो क्वेश्चन के साथ साथ या स्क्रीनशॉट लेते चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड थॉमस स्टर्न इलियट वर्क एज अ क्लर्क? एज अ क्लर्क थॉमस स्टर्न इलियट ने कहाँ पे वर्क किया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रोफेशन से, जब लिटरेरी करियर स्टार्ट करने से पहले राइटर या पोएट के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा उनका प्रोफेशन था बिफोर स्टार्टिंग लिटरेरी करियर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका कीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कॉलरेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है कि थॉमस स्टर्न इलियट से रिलेटेड कि उन्होंने एज अ क्लर्क जो वर्क किया था वो कहाँ पे किया था, किस जगह पे किया था। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन बी लॉयड बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी है एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक, या ऑप्शन डी है इंपीरियल बैंक। किस जगह पे उन्होंने एज अ क्लर्क वर्क किया? थॉमस स्टर्न इलियट की बात हो रही है। इसका जल्दी से आंसर आप सभी मुझे कर दीजिए और इसके आंसर की तरफ हम डायरेक्टली चलेंगे। तो दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉयड बैंक लिमिटेड वाज इज द आंसर, जहां पे उन्होंने एज अ क्लर्क अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। ये था थॉमस स्टर्न इलियट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When did Thomas Stern Eliot got Nobel Prize for Literature? लिटरेचर से रिलेटेड ये बहुत क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस ईयर में थॉमस स्टर्न इलियट को, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला था।
ऑप्शन यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी है 1948। विच वन इज द राइट आंसर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन? कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। वन 90 ए है 1969, 1967, 1955 या 1941। विच वन इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर एवरीवन। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप मुझे इसका जो सेशन है इसका आंसर मुझे कर दीजिए। And we have the answer, that is yes, of course, yes, correct answer 1948। 1948 is the correct answer। This is the correct answer। टीएस इलियट से रिलेटेड है, इनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। ओके, अब मुझे डब्ल्यू बी ईट्स का नोबेल प्राइज आप बता दीजिए तो कमेंट सेक्शन में। डब्ल्यू बी ईट्स गॉट नोबेल प्राइज इन दी ईयर, बताना है किस ईयर में इनको मिला था नोबेल प्राइज डब्ल्यू बी ईट्स को। इसको कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में आप दीजिए मुझे आंसर, चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन। ओके, जो अभी नहीं बाद में वॉच करेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में देखेंगे आंसर। इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दे। डब्ल्यू बी ईट्स गॉट नोबेल प्राइज इन दी ईयर, किस ईयर में उनको नोबेल प्राइज मिला था? तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका आंसर कर दीजिए। यस यस अमनदीप, करेक्ट, 1923 was the time। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिग्राफ ऑफ द पोएम जेरोनेशन is from one of Shakespeare's play। Which play was that? जेरोनेशन ये पोएम है, टीएस इलियट ने लिखी हुई है। आपको इसका आंसर देना है कि किस जगह से जो ये पोएम थी जेरोनेशन एपिग्राफ, उसका कहाँ से किस प्ले से अडॉप्ट करा हुआ है, लिया है, शेक्सपियर के किस प्ले से टीएस इलियट ने लिया हुआ है। आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में। ये पोएम है जेरोनेशन। इस पोएम के बारे में बात करें तो ये पब्लिश हुई है 1920 में पब्लिश हुई है। 1920 में पब्लिश हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो टाइटल इसका था लिटिल ओल्ड मैन बोला जाता है। जेरोनेशन का मतलब जो होता है वो ओल्ड मैन होता है, ठीक है, ओल्ड मैन। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेरोनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरोनेशन पोएम ऑफ टीएस इलियट। जेरोनेशन जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या होगा, वो मतलब होता है ओल्ड मैन। 1920 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मैकबेथ या ऑप्शन डी है लिवर्स लव्स लिवर्स लॉस। किस जगह से इसको, इसका एपिग्राफ, इस पोएम का एपिग्राफ, जेरोनेशन पोएम का एपिग्राफ कहाँ से टीएस इलियट ने लिया है? वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेजर फॉर मेजर इज द करेक्ट आंसर, जहां से टीएस इलियट ने इसका एपिग्राफ लिया हुआ है। ओके, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We have the next question on the screen. Who declares himself a classicist in literature, a royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion? किसने अपने आप को डिक्लेयर करा हुआ है कि मैं जो हूँ रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, तो मैं क्लासिसिस्ट लिटरेचर में हूँ, मीन्स मैं क्लासिकल जो थ्योरीज हैं या क्लासिकल जो चीजें हैं उसको मैं थोड़ा सा मैं फॉलो करता हूँ। इसके साथ ही साथ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स हूँ, एंग्लो कैथोलिक जो होता है वो मेरा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इसका मुझे आंसर करिए कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? डब्ल्यू बी ईट्स या ऑप्शन बी टीएस इलियट, ऑप्शन सी शॉ, जीबी शॉ की बात हो रही है, या ऑप्शन डी है हमारा कीट्स, जॉन कीट्स। हु इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड।
who declares himself a classicist in literature, a royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टीएस इलियट का से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप इजीली मुझे क्वेश्चन कर दोगे, आंसर कर दोगे इसका कि यस टीएस इलियट इज द करेक्ट आंसर। बट फ्रेंड अगर हम इस क्वेश्चन को कहीं अलग जैसे आपके लिटरेचर के पेपर में देखते हैं तो वो आपका सेपरेटली पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको इसको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे ये नहीं है कि ये सिर्फ टीएस इलियट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहां पे आप क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये जो हमारा है ये किससे रिलेट करता है, ये ऑब्वियसली टीएस इलियट से रिलेट करता है। जहां भी आप देखते हो तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू टीएस इलियट। बिना किसी झिझक के, बिना किसी सेकंड थॉट के आप जो आंसर करोगे वो टीएस इलियट करोगे, थॉमस इलियट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जो अभी मुझे इस चैनल पे वॉच आउट कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द मिग्लियोर फैब्रो टू whom the wasteland was dedicated। वेस्टलैंड का डेडिकेशन किसको गया है, किसको किया है, और मिग्लियोर फैब्रो जो नेम है, एक टाइटल किसको दिया है, ये आपको बताना है। टीएस इलियट ने ये किसको बोला है, ओके, किसके बारे में ये बात की है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है एजरा पाउंड, ऑप्शन बी विवियन हेयरवुड इलियट, सैमुअल बेकेट या कोको शैनल। तो हु इज द राइट आंसर, जिसके बारे में ये बात की है, जिसका मतलब मिग्लियोर फैब्रो का मतलब क्या कहते हैं, बेटर मेकर, ओके, या आप इसकी बात कर लो। टीएस इलियट से रिलेटेड जब हम वेस्टलैंड की बात करते हैं तो हम इस इंपॉर्टेंट जो पोएट है, इंपॉर्टेंट जो इनका कलीग है, इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो होता है बेटर मेकर, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो ये किसके लिए टीएस इलियट ने ये डेडिकेट करा हुआ है, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हमारा एजरा पाउंड। वी ऑल नो एजरा पाउंड की बात करते हैं तो टीएस इलियट ने जो एक ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया था वेस्टलैंड का, और वेस्टलैंड जो डेडिकेटेड है वो टीएस इलियट ने एजरा पाउंड को ही डेडिकेट किया हुआ है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात है कि जब हम वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो वेस्टलैंड का ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था फ्रेंड्स वो बहुत लॉन्ग था, ठीक है, और एक तरीके से ये एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न पोएम है, आपको इसको पढ़ने में बहुत इजीली आप इस पोएम को नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए जब इस पोएम को टीएस इलियट ने सबसे पहले एजरा पाउंड को दिखाया कि ये पोएम मैं लिख रहा हूँ, इस पोएम के बारे में हम आगे इस पे वर्क करने वाले हैं, तो टीएस इलियट ने उसको एडिट करा, क्या किया, एडिट किया, उसको एजरा पाउंड ने उसको एडिट किया, एडिट करके उसको 433 लाइन्स आई थिंक है, 23 लाइन्स है, ये आपका 423 लाइंस में इसको पूरा बनाया। मींस एक बहुत ही लॉन्ग पोएम जो अब ओरिजिनली हमारे सामने है। कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी आंसर कर दीजिएगा साथ ही साथ कि वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है वेस्टलैंड से रिलेटेड। साथ ही साथ देखिए अलग अलग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इससे। वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, इनटू हाउ मेनी पार्ट, ओके। ये क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से दीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसका आंसर है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को क्रेडिट जाता है टीएस इलियट की इस पोएम द वेस्टलैंड को, जो कि हमारे सामने अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, जिसको हम पढ़ते हैं। उसको जो अभी हमारे सामने है वो एडिट करने का क्रेडिट जो है वो एजरा पाउंड को, इनके कलीग, इनके पोएट थे, कलीग पोएट थे, जो साथ में इनके फ्रेंड भी बहुत अच्छे थे ये। तो ये है। और यस अमनदीप, यस 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस 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 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज हाउसहोल्ड आइटम्स इज नॉट मेंशन्ड इन टीएस इलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे रिलेटेड और टीएस इलियट की वेस्टलैंड रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ
टी.एस. इलियट। तो वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, किसी भी एक आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो इस 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका इसमें है, चलिए क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अब जो स्क्रीन पे है, अभी मैंने आपसे बात की कि हाउस होल्ड आइटम्स के में जो टी.एस. इलियट की पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में किस हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में बात नहीं की गई है, मीन्स इज नॉट मेंशन्ड, ये किस बारे में बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए टी कप्स, ऑप्शन बी पिलोज, ऑप्शन सी लैम्प शेड्स या ऑप्शन डी है कॉफी स्पून्स। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जल्दी से मुझे आंसर करिए, विच household item is not mentioned in T.S. Eliot poem The Love Song of J. Alfred Prufrock। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। लैम्प शेड्स के बारे में नहीं बात की गई है इस पोयम में, कि ये हाउस होल्ड आइटम जो है ये टी.एस. इलियट की इस पोयम में नहीं मेंशन है। बाकी तीनों, टी कप्स, पिलोज एंड कॉफी स्पून, व्हेन आई मेजर्ड माय लाइफ विद अ कॉफी स्पून, ये बहुत फेमस लाइन है इस पोयम की। बहुत लेट्स गो यू एंड आई, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेट्स गो देन यू एंड आई, ये ओपनिंग लाइन ही है इस पोयम की, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग लाइन इसकी और वेस्टलैंड की, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सी। सी है लैम्प शेड्स, बी नहीं, सी होगा। लैम्प शेड्स इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पोयम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड, किस फॉर्म में ये पोयम लिखी गई है। देखिए वेस्टलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि किस फॉर्म में इस पोयम को लिखा गया है। मॉडर्न पोयम है, ऑप्शन ए है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी स्पेंशेरियन स्टैंजा, ऑप्शन सी फ्री वर्स या नन ऑफ दीज। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस व्हिच वन दिस पोयम द वेस्टलैंड इज रिटन, किस फॉर्म में ये पोयम लिखी गई है, स्टैंजा फॉर्म में। आपको इसका आंसर करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर करके हम आंसर की तरफ से इसके चलते हैं। आप मेंशन कर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। मॉडर्न पोयम है, आप सभी इसको जानते हो। तो आंसर जो हमारा है दैट इज ऑप्शन सी, ओके। दिस इज पोयम is written in the stanza form that is called free verse. Free verse, no rhyme, sorry, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फ्री वर्स किसको बोलते हैं। नो राइम नो मीटर इज कॉल्ड फ्री वर्स, जो पोयम किसी राइम नहीं, ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखी है, यही यही फ्री। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया ये मॉडर्न पोयम है, और मॉडर्न पोयम है टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड। आप इसके लाइंस को देखोगे तो कहीं भी आपको कोई भी एम्बिक, पेंटामीटर, इन सब का यूज नहीं है। कोई लाइन 1-2 वर्ड्स की है तो कोई लाइन आपकी लंबी 10 वर्ड्स की है। इस तरीके से इसमें किसी भी राइम स्कीम को ना फॉलो करते हुए फ्री वर्ड्स में ये पोयम लिखी गई है टी.एस. इलियट की। तो यहाँ पे आप इसको टी.एस. इलियट की जो पोयम है इसको पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर मत कीजिएगा, और ब्लैंक वर्ड्स नहीं है, इसका फ्री वर्ड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is of utmost importance in the plays of T.S. Eliot? T.S. Eliot ने plays भी लिखे हुए हैं। He was poet, dramatist, critic, ये इनकी पर्सनैलिटी थी। एज अ लिटरेरी फिगर अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। और आपको बताना है कि ये जो प्लेज हैं लिखे हुए हैं टी.एस. इलियट ने, सबसे इंपॉर्टेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनके प्लेज में क्या थी। ऑप्शन ए चॉइस, ऑप्शन बी नो अल्टरनेटिव, ऑप्शन सी थीमेटिक वैरायटी या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसका आंसर करिए मुझे। और जो लोग अभी मुझसे जुड़ रहे हैं इस चैनल पे लाइव सेशन में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होगी यहाँ पे 7:30 PM इवनिंग में, ओके। 7:30 PM हम आप सभी से जुड़ेंगे, इंपॉर्टेंट ऑथर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ अदर पॉइंट्स, वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस होंगे इस इंपॉर्टेंट चैनल पे। तो इसको जरूर एक बार आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक एंड में, ठीक है, या अभी कर दीजिए, जैसे हमसे थोड़े से और लोग जुड़ सके इस चैनल पे। तो चलिए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। चॉइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टी.एस. एलियट यूज्ड इन हिज प्लेज।
और उनके प्लेस के बारे में हम अपने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें करेंगे इनसे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड टी.एस. इलियट बोरो द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस? क्या आपको पता है कि ये ओरिजिनल टाइटल था जब टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखना स्टार्ट किया था? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, दिस वाज द ओरिजिनल टाइटल, ओके, ऑफ दिस पोयम टी.एस. इलियट। तो इस पोयम का जो टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये जो टाइटल था ये टी.एस. इलियट का ओरिजिनल टाइटल था, और टी.एस. इलियट ने इसको कहां से बोरो किया हुआ है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए अ पॉपुलर म्यूजिक हॉल सॉन्ग, या ऑप्शन बी है जेम्स जॉयस फिनगैन्स वेक, या ऑप्शन सी है चार्ल्स डिकेंस और म्यूचुअल फ्रेंड, या ऑप्शन डी है मार्क ट्वाइन्स हकलबरी फिन। कहां से इस टाइटल को ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये कहां से उन्होंने लिया हुआ है? आंसर आप सभी मुझे करिए इसका। ऑप्शन ए बी सी डी में से, और एक बार मुझे जरूर मेंशन करिए क्या आपको सेशन क्लियर है, ऑडियो वीडियो एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं कि नहीं, मुझे एक बार मेंशन करिएगा इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। चार्ल्स डिकेंस के आवर म्यूचुअल फ्रेंड से ये टाइटल जो है, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था द वेस्टलैंड का, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये यहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव which popular nursery rhyme is mentioned in the at the end of the wasteland? ठीक है, वेस्टलैंड में नर्सरी राइम, कौन सा पॉपुलर नर्सरी राइम जो है वो मेंशन्ड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कि विच, यस टोटली न्यू क्वेश्चन, यस इसीलिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि देखिए आप कब वेस्टलैंड पब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ हैं जो आप हमेशा ध्यान देते हो या हमेशा अदर अदर वीडियोस में देखते हो, बुक्स में पढ़ते हो, तो आपको या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में लेके आई हूँ, इस लाइव क्लास में लेके आई हूँ, वो इसलिए लेके आई हूँ कि अनएक्सपेक्टेड आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी तो डेली जो क्वेश्चंस आपके हैं जो मेमोराइज हैं कि वेस्टलैंड कितने पार्ट्स में है, या किस लाइन से वेस्टलैंड का स्टार्ट होता है, किस मंथ के बारे में वेस्टलैंड में बात की गई है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, कौन सा इसमें से वो पार्ट नहीं है, कितनी लाइंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए मुझे आप सभी, which popular nursery rhyme is mentioned at the end of the wasteland? ऑप्शन ए रिंगा roses, ऑप्शन बी लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऑप्शन सी हम्टी डम्टी, या ऑप्शन डी है जैक एंड जिल। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट राइम्स हैं जो अब के बच्चे सुनते हैं बहुत, ठीक है, हमारे टाइम में तो ये सब चीजें थी ही नहीं, ऐसे कुछ जो इंग्लिश में राइम्स हमने नहीं पढ़ी हैं, बहुत एकाध बस ट्विंकल ट्विंकल यही सब पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जो ये राइम्स हैं इसको मेमोराइज किया होगा अपने बचपन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, दिस इज द आंसर, ओके, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। अब मैं सुनती हूँ कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है राइम्स में, तो ये सुना है कुछ मैंने इसकी लिपसिंग, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन ऐसे कुछ है करके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि है वेस्टलैंड में। सोचिए वेस्टलैंड पोयम में ऐसे राइम्स को भी मेंशन करा हुआ है, नर्सरी राइम्स को भी टी.एस. इलियट ने मेंशन करा हुआ है, तो एक पता चलता है पुराने बुक्स के बारे में, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं टी.एस. इलियट ने इस वेस्टलैंड में कि दे आर अप टू द मार्क, मींस वो कुछ ऐसे क्रिटिकल रेफरेंसेस हैं जो क्रिटिकल एलिगरी या आपका मेटाफर है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को यूज करा हुआ है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में। तो ये पोयम एटलीस्ट आप
4 to 5 टाइम्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब जाके ये कुछ समझ में आएगी पोयम जो है। बाकी कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो इजी हैं। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे। Iliad dominated the literary scene and came to be known as the literary scene and came to be, जब dominate किया था इन्होंने T.S. Eliot ने एज अ क्रिटिक, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ पोएट, तो किस नेम से वो जाने जाते थे? ऑप्शन ए डॉन ऑफ 19th सेंचुरी, ऑप्शन बी पोप ऑफ रसेल स्क्वायर, या ऑप्शन सी है लिटरेरी मैन ऑफ मॉडर्न एज, या नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये स्क्रीन पे जो है 9, वी पोप ऑफ रसेल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ फ्रेज फ्रॉम इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो फ्रेज है जो टी.एस. इलियट की लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज हुआ है? डू आई डेयर टू ईट अ पीच, या ऑप्शन बी है डू आई प्रिज्यूम टू पेयर अ पर्ल plum, ऑप्शन सी है डू आई ट्राई टू शैलो अ ग्रेप, ऑप्शन डी है डू आई नीड टू मैरिनेट अ मेलन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से इसको सब बताइए आप मुझे आंसर इसका, कि कौन सा फ्रेज जो है वो टी.एस. इलियट के लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज हुआ है। आप इसका आंसर करिए मुझे। और ऐसे फ्रेजेस का यूज हुआ है, टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड में भी यूज करा है पोएम में, और जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज करा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए इस फ्रेज का यूज करा हुआ है टी.एस. इलियट ने ये अपने लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में, और ये है डू आई डेयर टू ईट अ पीच, आई शैल वियर व्हाइट फ्लैनेल ट्राउजर एंड वॉक अपॉन द बीच। ये है कुछ ऐसा लाइन है जो कि टी.एस. इलियट की लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में मेंशन्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लॉन्ग पोएम है। और मुझे आप एक कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि ये कब किस ईयर में पब्लिश हुआ है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? यस, 1917। यस, 1917 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1917 में दिस वाज द पोएम पब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन द ईयर? किस ईयर में इस मेडल ऑफ फ्रीडम प्रेसिडेंशियल यूएस के अवार्ड से नवाजा गया था टी.एस. इलियट को? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। T.S. Eliot was awarded U.S. Presidential Medal of Freedom in the year. Option A 1964, option B 1965, option C 1966, या option D है 1967. Which one is the correct answer? Go for the right answer. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1964 में टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ऐसे कुछ मेडल्स अवार्ड्स दिए जाते थे ऑथर्स को, उनके जो इम्पोर्टेंट एंड जो फेमस वर्क्स होते थे, जो एक रेपुटेशन होती थी एज अ ऑथर, उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड्स गवर्नमेंट के थ्रू एंड मिलिट्री के थ्रू उनको दिए जाते थे, या यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑथर्स को, पोएट्स को टाइम टू टाइम मिला करते थे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी.एस. इलियट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम अपीयर्ड इन 1917। द कलेक्शन वाज, देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर की बात की थी, जल्दी से मुझे इसका आंसर करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स आया था वो 1917 में आया था, और द कलेक्शन वाज, उस कलेक्शन का नेम क्या था, आपको इसका बताना है आंसर। ऑप्शन ए द हेलो मैन, ऑप्शन बी प्रूफॉर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन, या ऑप्शन सी है द वेस्टलैंड, या ऑप्शन डी है पोएम्स। किस नाम से या कौन सा नाम दिया था टी.एस. इलियट ने जब 1917 में वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, जिसमें कई सारे पोएम्स होती हैं, उसका कलेक्शन आया था? तो उसका आंसर मुझे करिए ऑप्शन ए बी सी डी में से विच वन इज द राइट आंसर? एंड यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ऐसे ऐसे ही देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी होता है। तो आप सभी बिल्कुल भी जो क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं उसको स्किप मत करिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं उसको भी स्किप मत करिएगा, सो दैट टाइम से आपको चीजें और उससे रिलेटेड फैक्ट्स में मालूम चलती हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं और कैसे क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। प्रूफ वर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके,
ये हमारा प्रूफॉर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जिसमें लव सॉन्ग ऑफ प्रूफॉर्क ये एडेड है और अदर पोएम्स भी इसमें एडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा व्हिच टी.एस. एलियट डिड नॉट राइट। बताइए कौन सा ड्रामा है इस लिस्ट में, इस चारों ऑप्शंस में से, जो कि टी.एस. एलियट ने नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है कॉकटेल, ऑप्शन बी फैमिली रियूनियन, ऑप्शन बी मर्डर इन द कैथेड्रल और ऑप्शन डी है द एसेंट ऑफ F6। Which one is the right answer? टी.एस. एलियट के द्वारा जो ड्रामा इस चारों ऑप्शंस में से नहीं लिखा गया है उसका आंसर आपको करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये रहा हमारा आंसर नंबर, क्वेश्चन का आंसर है ये हमारा डी। ऑलराइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The Ascent of F6 is not written by the, is not a drama by the T.S. Eliot। ये बाकी के तीनों जो हैं ये अब टी.एस. एलियट के वर्क्स है। ठीक है, किसके वर्क्स हैं? कॉकटेल पार्टी, यहाँ पे होना चाहिए कॉकटेल पार्टी, फैमिली रियूनियन एंड मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखा हुआ है। और ये हमारा जो है W.H. ऑर्डिन का है, W.H. ऑर्डिन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर जो कि टी.एस. एलियट से डिस्कस करा है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे एंड में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। लाइव क्लास कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे। हु इज अ मूवमेंट पोएट? दिस इज द क्वेश्चन 31 ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द टारगेट टीजीटी एग्जाम। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो आपका है ये हु इज मूवमेंट पोएट, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी में से जल्दी से आंसर करिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि स्क्रीन पे आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो होगा फिलिप लर्किन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिलिप लर्किन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31 which is on the screen. Moving on to the next question, Caesar and Cleopatra is a play by। ये प्ले का नेम पूछा जा रहा है, सीजर एंड क्लियोपैट्रा। आपको बताना है कि इसका जो ड्रामेटिस्ट है वो कौन है, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किट, जॉन वेबस्टर या बेर्नार्ड शॉ। तो जो करेक्ट आंसर है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। इस पे हम करेक्ट करेंगे। जीबी शॉ ने इसको लिखा हुआ है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, जो कि किस ईयर में लिखा गया है? क्लियोपैट्रा, सीजर एंड क्लियोपैट्रा 1898, ये राइटिंग ईयर है। और इसको प्रीमियर किस ईयर में हुआ था? रिटन 1899 में ये प्रीमियर हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets grouping। लेक स्कूल ऑफ पोएट्स का एक जो टर्म था वो फ्रांसिस जेफरी ने क्वाइन किया हुआ था जब वो रिव्यू कर रहे थे बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि एक क्रिटिकल वर्क है एस टी कॉलरिज का। तो उन्होंने लेक पोएट्स का नेम दिया था। वो पोएट्स का ग्रुप कौन सा था, आपको उसका आंसर देना है। ए बी सी डी में से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी है। लेक पोएट्स के नेम से जो फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी हैं। ऑप्शन D is the correct answer. W. William Wordsworth, S.T. Coleridge and Robert Southey. These are the poets known as the Lake School of Poets. Next number question 34 को देखेंगे। Lyrical ballads open with। Lyrical ballads जो collection of poems है, collaboration work है Coleridge and William Wordsworth का। आपको बताना है कि इस पोएम का, इस जो कलेक्शन ऑफ पोएम है इसकी स्टार्टिंग किस पोएम से होती है और किसने उसको लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, कॉलरिज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, वर्ड्सवर्थ इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। कॉलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से बिगिनिंग होती है इस पोएम की। ये है लिरिकल बैलेट्स जो ओपन होता है collection of poems that opens with the poem of S.T. Coleridge that is Rime of Ancient Mariner और end होता है वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को 35 देखते हैं। Marlowe's only historical play is known as। मार्लो का जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखा हुआ है, सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा है मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। आपको उसका नेम बताना है। विच वन इज दैट? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड या रिचर्ड फर्स्ट। तो
तो हिस्टोरिकल प्लेस आप जानते हो जहाँ पे किसी एक हिस्टोरिकल फिगर को पिक किया जाता है, जैसे कोई किंग क्वीन होते हैं और कोई एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी होती है, उसको पिक करके उसकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं या वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसका लाइफ या उसका रूलिंग पीरियड, उस टाइम ड्यूरेशन को, उसको हम हिस्टोरिकल प्ले के बारे में बात करते हैं, जिसको क्रॉनिकल प्लेस के नेम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एडवर्ड सेकेंड इज द प्ले which one is the only historical play written by क्रिस्टोफर मार्लो। और हिस्टोरिकल प्ले या क्रॉनिकल प्लेस की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने बहुत से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं। और मार्लो वो थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के पहले ही हिस्टोरिकल प्ले लिखा था, और एडवर्ड सेकेंड ये उनका इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्ले था। इसके साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर फास्टस भी लिखा हुआ है, टैम्बरलेन द ग्रेट लिखा हुआ है, जियो ऑफ माल्टा, ये सभी जो प्लेस हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी के लिए है नंबर 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। देखिए शेक्सपियर के अगर कैटेगराइज करते हैं उनके प्लेस को, तो वो हिस्टोरिकल प्लेस जिसमें आपका ट्रेजिडी भी होता है, ट्रेजिक प्लेस लिखे हैं, कॉमिक प्लेस लिखे हैं, प्रॉब्लम प्लेस भी कुछ लिखे हुए हैं, साथ ही साथ ट्रेजिक कॉमिक प्लेस लिखे हुए हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं, रोमन प्लेस लिखे हुए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो प्ले है जो कि शेक्सपियर का रोमन प्ले काउंट नहीं होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये, तो इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रही हूं मैं। एंटोनी क्लियोपेट्रा, हैमलेट, कोरियोलैनस या जूलियस सीजर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हैमलेट जो प्ले है ये क्या है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक प्ले है। शेक्सपियर ने इसको ट्रेजिक प्ले लिखा हुआ है। और बाकी जूलियस सीजर, कोरियोलैनस या क्लियोपेट्रा की बात करते हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये सभी इनके रोमन प्लेस में काउंट होते हैं, रोमन प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। 36 के बाद 37 क्वेश्चन को देखेंगे। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फोलियो कलेक्शन जो कलेक्टेड एडिशन है शेक्सपियर के प्लेस का, ड्रामास का, तो वो किसके थ्रू एडिट किया गया था, किसने उसको एडिट किया था। आपको इसका आंसर बताना है। हेमिंग एंड थॉमस सैकवेल, ऑप्शन बी हैमिक एंड कॉन्डेल, निकोलस उडाल, थॉमस नॉर्टन, निकोलस उडाल एंड कॉन्डेल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को करेक्ट करेंगे, जिन्होंने भी बी आंसर को दिया है दैट इज करेक्ट, क्योंकि हेमिंग एंड कॉन्डेल जो थे इनके कलीग एक्टर्स थे, और इन्होंने ही इसको, इनके प्लेस का जो कलेक्शन था जिसमें ट्रेजिक कॉमिक प्लेस इंक्लूडेड थे और हिस्टोरिकल प्लेस इंक्लूडेड थे, उसको कलेक्ट करके एक कलेक्शन बनाया था, कलेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ शेक्सपियर, जो कि फर्स्ट फोलियो के नेम से पब्लिश हुआ है और 1623 में पब्लिश हुआ है ये। और पब्लिशर कौन था, वो था हेमिंग एंड कॉन्डेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट यहाँ पे करेंगे। नंबर 37 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 38 क्वेश्चन जो है, शेक्सपियर्स प्लेस लव स्लेवर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम प्लेस, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या है रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर का ये प्ले लव स्लेवर लॉस्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किस कैटेगरी में अगर हम उसको आइडियलाइज करते हैं या एक तरीके से उसके थीम को डिस्कस करते हैं तो वो किस पे बेस्ड ऑन है। ये कॉमिक प्ले है, बट कॉमिक की किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉमिक कॉमेडी ऑफ आइडियाज। ओके, ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. Number 39 we have on the screen. Which of the following author has written the line? अब इस लाइन को बताना है कि किस ऑथर ने इसको लिखा हुआ है। For fear of which hear this thou age unbed ere you were born was beauty summer dead। ये किसकी लाइन है, किस ऑथर के थ्रू लिखा गया है। आपको आंसर देना है गॉल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या शेक्सपियर। अनएक्सपेक्टेड या आपका रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर का है। ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, किस में लिखी है, सोनेट नंबर 104।
ये यहाँ से इस लाइन को लिया गया है, सोनेट 104, क्योंकि 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं और इसमें जो दिया गया है इस लाइन में ये 104 सोनेट नंबर है जो कि शेक्सपियर ने इस लाइन को इस सोनेट में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉन फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला हुआ है? क्रिस्टोफर मार्लो या आपका है रॉबर्ट ग्रीन, सैमुअल जॉनसन या वर्ड्सवर्थ? तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे, बहुत ज्यादा ये एक तरीके से आप कह लो कि क्रिटिसाइज करते थे शेक्सपियर, क्योंकि बिना किसी डिग्री के शेक्सपियर ने बहुत अच्छा एक तरीके से फेम उनको मिला था ड्रामा में, और ये ड्रामा भी लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ ही साथ ये सोनेट्स भी लिखा करते थे और उसके साथ ही साथ ये एक अच्छे एक्टर भी थे। तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क में जो लिखा नेम है क्रोड्स वर्थ ऑफ विट, या ये क्रोड्स ऑफ विट, ये वर्क है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है शेक्सपियर के बारे में, और ये पब्लिश कब हुआ था अगर इसकी बात करते हैं तो ये पब्लिश हुआ है 1592 में ये पब्लिश हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्क में रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया हुआ है विलियम शेक्सपियर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नेम से। तो यहाँ पे क्रोड्स ऑफ विट या क्रोड्स वर्थ ऑफ विट के नेम से जाना जाता है, वो ऑप्शन में रहेगा, वो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो एक तरीके का ये शॉर्ट बुक था, पैम्पलेट था, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा हुआ है और एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए, एक आप कह लो कि बहुत ज्यादा जेलस फील करते थे शेक्सपियर की जो फेमस था, जो फेमसनेस थी या जो नेम था, फेम था उनका, उससे बहुत ज्यादा ये परेशान होकर के इन्होंने ये चीजें उनके अगेंस्ट लिखी हुई हैं इस अपने वर्क में, पैम्पलेट में, जो एक शॉर्ट बुक है क्रोड्स ऑफ विट के नेम से पब्लिश हुआ है 1592 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। और फ्रेंड्स मुझे जरूर आप बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को। नंबर क्वेश्चन 41 जो है, विच पोएम ऑफ इलियड वॉइसेस हिज रिलीजियस बिलीफ्स? रिलीजियस बिलीफ के बारे में कौन सी पोएम है टीएस इलियट की, जो कि बात करती है उनके रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड? तो ये यहाँ पे ऑप्शन है वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स, ऐश वेडनेसडे या प्रूफॉर्क, अदर ऑब्जर्वेशंस, पोएम्स ये जो इंक्लूडेड है। तो आप बताइए इसमें आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। ऐश वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। टीएस इलियट ने इसको लिखा हुआ है, 1930 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये पोएम है जिसमें इन्होंने इनका एक बात की है, इन्होंने अपने जो रिलीजियस बिलीफ है उसके बारे में इन्होंने इस वर्क में अपनी बात किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर इनके अदर वर्क्स की हम बात करते हैं तो वेस्टलैंड जो पब्लिश हुआ है, आप सभी इसको जानते हो, ये जो पब्लिश हुआ है 1922 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ ही साथ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क की बात करते हैं, वो 1915 में पब्लिश हुआ है। और यहाँ पे हमने ऐश वेडनेसडे की बात कर ली और फोर क्वार्टर्स की बात करते हैं तो 1943। ओके, ये सभी मेंशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेस्टलैंड 1922, फोर क्वार्टर्स 1943, ऐश वेडनेसडे 1930 एंड इसके साथ ही साथ लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क, ये जो है 1915 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और ये नोबेल प्राइज विनर भी थे। नोबेल प्राइज विनर इनको जो मिला है 1948 में मिला हुआ है नोबेल प्राइज, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द प्रिलूड वाज रिटन इन, प्रिलूड किस ईयर में लिखा गया है ये आपको बताना है, और किसका वर्क है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। 1802, 1805, 1806 या 1807? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द प्रिलूड की हम बात कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ का ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 1805 में ये कंप्लीट हो गया था, बट पब्लिश कब हुआ है? 1850 में ये पब्लिश हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ
विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वर्ड्सवर्थ का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी आपने इसको पढ़ा हुआ है। और तो इसको बिल्कुल स्किप, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रिलूड किस कैटेगरी में आता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में आता है। इसके साथ ही साथ किस ईयर में ये कंप्लीट हुआ है, मतलब लिखा गया है 1805 में लिखा गया है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है 1850 में पब्लिश हुआ है। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश किया था, ये जो मैरी वर्ड्सवर्थ थी उन्होंने पब्लिश करा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नंबर 43 को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करती थी? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, या आपका है रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे या कॉमन लैंग्वेज में जो अपने पोएम्स को लिखा करते थे और बेस्ड ऑन जो हुआ करते थे इनके पोएम्स वो कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। 43 के बाद 44 क्वेश्चन है। द लाइन thy soul was like a star dwelt apart appears in, ये क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। अब इसको बिल्कुल भी ये नहीं करना है, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ये लाइन किसने लिखी है, किसके लिए लिखी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द लाइन thy soul was like a star and dwelt apart appears in London 1802 पोयम, ये है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसने लिखा हुआ है इसको? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? फॉर मिल्टन। बहुत ज्यादा एडमायर करते थे मिल्टन की राइटिंग स्टाइल को, उनकी ग्रैंड टेक्निक को, जो उनका पोयम लिखने का तरीका था, एपिक पोयम लिखने का तरीका था, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और लंदन 1802 में उन्होंने ऐसी लाइन उनको डेडिकेट करते हुए, उनको एक अपलॉड करते हुए उनकी स्टाइल को लिखा हुआ है। Thy soul was like a star and dwelt apart. Next question, number 45. We have on the screen the action of Ulysses by Joyce is confined to a single day, namely action of Ulysses की बात हो रही है, यूलिसीज नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि जेम्स जॉयसी ने इसको लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये किस ईयर में जो था, ये किस ईयर में के सिंगल डे के बारे में बात हो रही है, जो कि इसकी स्टोरी जो है वो एक सिंगल डे पे बेस्ड ऑन है। तो वो कौन सा डेज में था? नॉवेल की बात हो रही है जून 26 1904, जून 16 1904, जून 26 1914 या जून 16 1914। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो हमारा है ऑप्शन बी, जून 16 1904 वाज दिस डे, जिसके बारे में, जिसके एक्शन के बारे में यूलिसीज नॉवेल में जेम्स जॉयसी ने बात करी है। और यूलिसीज की बात करते हैं तो ये पब्लिश हुआ है 1920 में। दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो थे, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक पे बेस्ड ऑन थे, मॉडर्न जो सब्जेक्ट मैटर है या मॉडर्न जो सिनेरियो है मॉडर्न एज का, उसको रिप्रेजेंट करते हुए दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। एक नॉवेल था जो कि यूलिसीज है, जेम्स जॉयसी ने लिखा हुआ है। दूसरा था द वेस्टलैंड पोएम, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखा हुआ है। एक 1920 में पब्लिश हुई है, दूसरी 1922, मीन्स आसपास ये दोनों बुक्स पब्लिश हुई हैं। और ये है यूलिसीज, मॉडर्निस्ट नॉवेल है, आयरिश राइटर जेम्स जॉयसी के थ्रू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड टू, वेस्टलैंड को इलियट ने डेडिकेट किया हुआ है। इजी क्वेश्चन है तो बिना डिले के आंसर करते हैं इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजरा पाउंड को डेडिकेट किया हुआ था, जो उनके कलीग पोएट थे, उनको ये क्योंकि एडिट भी किया हुआ था एजरा पाउंड ने वेस्टलैंड को, एक लॉन्ग पोएम को एक शॉर्ट और क्रिस्प पोएम के फॉर्म में, जो अभी हमें देखने को या पढ़ने को मिलती है द वेस्टलैंड, एंड द क्रेडिट ऑफ दैट पोएम गोज टू एजरा पाउंड। इवन लिखा है टी.एस. एलियट ने, बट क्या क्या चीजें इस पोएम में शामिल है, कैसा इस पोएम का पूरा स्ट्रक्चर है, वो एजरा पाउंड को उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पोएम को एडिट करके इसको हाफ कर दिया है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म से कहीं ज्यादा अच्छी है। और ये हमारे सभी के सामने इंग्लिश लिटरेचर में एक मॉडर्न पोएम के फॉर्म में अवेलेबल है। तो एजरा पाउंड को डेडिकेट किया हुआ है द वेस्टलैंड पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, which of the following author has written the line to which
to who a merry note while greasy zone doth kneel the post. ये है, आपको बताना है कि ये लाइन किसकी है। ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम शेक्सपियर। और ये हमारी जो लाइन है ये लिखा है किसने? डब्ल्यू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और किस में लिखा है, किस पोएम की ये लाइन है, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। लव स्लेवर लॉस्ट, लव स्लेवर्स लॉस्ट ये प्ले से लिया गया है। और किस में इंक्लूडेड था? एक्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट 5th सीन 2nd। ठीक है, एक्ट 5th सीन 2nd मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ओरली जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान की दे करके लिख लीजिए। लव स्लेवर लॉस्ट वाज द प्ले, जहाँ पे ये टू वीक टू हू अ मेरी नोट व्हाइल ग्रीजी डोन डथ नील द पोस्ट, ये विलियम शेक्सपियर की प्ले लव स्लेवर लॉस्ट से लिया गया है, एक्ट 5th सीन 2nd से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट वाज नॉट बोर्न इन इंडिया? आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन में से आंसर बताना है कि कौन सा वो नॉवेलिस्ट था जो कि इंडिया में नहीं उसका बर्थ हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। ऑप्शन ए बी सी डी में से, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई.एम. फॉस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। ई.एम. फॉस्टर जो थे वो इंडिया में नहीं इनका बर्थ हुआ था। बाकी रस्किन बॉन्ड, डब्ल्यू मैकपीस थैकरे एंड इसके साथ ही साथ रुडयार्ड किपलिंग, इन सभी ग्रेट नॉवेलिस्ट का जो बर्थ था वो इंडिया में ही हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बताना है, ऑपोजिट बताना है किसका? सुपरसिलिशियस का। ये जो बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। सुपरसिलिशियस, इसका जो ऑपोजिट वर्ड है या एंटोनिम है वो क्या होगा? स्नोबिस होगा, या होगा मीक एंड हम्बल, एरोगेंट या सुपरफिशियल। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मीक एंड हम्बल इज द ऑपोजिट ऑफ द सुपरसिलिशियस। ओके, सुपरसिलिशियस का मतलब जो होता है ये होता है एरोगेंट, ओके, घमंडी। सुपरसिलिशियस का क्या मतलब हुआ? घमंडी। एरोगेंट तो यहाँ पे दिया गया है तो ये इसका जो होगा सिनोनिम्स होगा। स्नोबिस का भी मतलब जो होता है वो भी होता है यहाँ पे हॉटी या सुपीरियर जो लोग होते हैं, मेंशन कर दे रही हूँ मैं। और सुपरफिशियल आप जानते हो, ये आउटर मोस्ट या जो पेरिफेरल लोग होते हैं वो इनकी बात हो रही है। तो इसीलिए सुपरसिलिशियस का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम होगा, वो मीक एंड हम्बल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मीक एंड हम्बल का मतलब होता है कि बहुत ही एक सीधा और सरल इंसान, सरल या बहुत ही जो काइंड लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऑपोजिट बताना है। क्लैंडस्टाइन का ऑपोजिट क्या होता है उसका मतलब बताना है। ओपन, सीक्रेट। तो ऑप्शन ए है ओपन, ऑप्शन बी सीक्रेट या सरप्टिशियस, या आपका है आप सीरियस। तो ऑपोजिट वर्ड बताना है क्लैंडस्टाइन का। और क्लैंडस्टाइन का जो मतलब होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो है यहाँ पे जो काम बहुत ही सीक्रेटली, रहस्यमयी तरीके से हो, तरीका जो होता है। और किसी चीज को बहुत ही सीक्रेटली रखना, उसको बहुत ही रहस्यमयी तरीके से रखना। तो यहाँ पे क्लैंडस्टाइन का ऑपोजिट जो वर्ड आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ओपन मीन्स खुला, बिल्कुल किसी तरीके का सीक्रेट ना होना। और सरप्टिशियस का भी मतलब होता है सीक्रेट, यहाँ पे जो चीजें सीक्रेटली की जाती हैं। सीक्रेट का मतलब भी यही रहस्यमय हुआ। तो ये बी, सी एंड डी इसके जो होंगे वो सिनोनिम्स होंगे, बाकी ये हमारा इसका एंटोनिम्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऑपोजिट वर्ड से है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली? मैनली मीन्स होता है यहाँ पे जो बोलते हैं हम कि पुरुष रिलेटेड, कि ये बहुत ही मैनली बिहेवियर था इसका, बहुत ही वीर या दिलेर बिहेवियर था, जिसका मतलब होगा आपको इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। फेमिनाइन, एफेमिनेट, या आपका है मैस्कुलाइन, या आपका है स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन
बी करेक्ट होगा। एफेमिनेट मतलब होता है कि जो कि स्त्रियों से रिलेटेड होता है, मीन्स उनको जैसे नारी जैसा जिसको हम बोलेंगे, तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। फेमिनाइन का भी मतलब हुआ हमारा कि वो स्त्रियों जैसा, लेकिन एफेमिनेट इज द करेक्ट ऑपोजिट एंटोनिम ऑफ मैनली। बाई मैस्कुलाइन या आपका स्ट्रॉन्ग, ये तो इसके आपके सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वी हैव व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का एंटोनिम क्या होगा, मीन्स इसका आपको विलोम शब्द बताना है। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट या डिसेंट, एसेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कॉन्सेंट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा या इसका जो हम एंटोनिम की बात करेंगे वो हमारा ऑप्शन बी होगा, डिसेंट। कॉन्सेंट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सहमत होना बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, और डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति, या जिससे हम नहीं बिल्कुल एग्री करते हैं, तो ये यहाँ पे होगा। कॉन्सेंट मतलब एग्री करना, डिसेंट मतलब होता है एग्री नहीं करना। तो इसका यहाँ पे एंटोनिम जो होगा कॉन्सेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम डिसेंट होगा, ऑप्शन बी डिसएग्री, ठीक है। बाकी डिसेंट यहाँ पे जो आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये आपका होता है उतरने की प्रक्रिया, डिसेंडिंग से बना हुआ है। डिसेंट मीन्स यहाँ पे तो है सभ्य जो होता है, शालीन, और इसके साथ साथ एसेंट का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे, जो इसका भी मतलब होता है सहमति। तो ये दोनों तो कॉन्सेंट जो हुआ, एसेंट का वो सिनोनिम हुआ, बट कॉन्सेंट का जो ऑपोजिट आएगा वो डिसेंट आएगा, जिसका मतलब होता है डिसएग्री। Number 54, we have the screen on the screen question. Choose the option which is the closest meaning in the meaning to the word given in the capital. चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें आपको बताना है क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो कैपिटल लेटर में ये वर्ड दिया गया है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से। मीन्स कौन सा इसका इस जो मीनिंग है मॉडरेट वर्ड दिया गया है, इसका कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से सिनोनिम होगा या कौन सा एग्जैक्ट इसके नियर वर्ड आएगा, उसके बारे में बताना है। नॉट एक्सट्रीम, कॉम्प्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक या सुपरफिशियल। मॉडरेट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए, नॉट एक्सट्रीम। मीन्स मॉडरेट यहाँ पे होता है जो आपका कि बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन। इजी हुआ बिल्कुल सरल, मॉडरेट मीन्स होता है कि सरल से थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा इजी, उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन ए जो होगा, इसका एग्जैक्ट जो क्लोजेस्ट मीनिंग आएगा वो करके आएगा, दैट इज नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। ओके, तो ये हमारा होता है मॉडरेट का मतलब। बाकी कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं एक दूसरे से ब्लेंड करती हैं। आइडियलिस्टिक आप सभी जानते हो, जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी थियरी को लेकर के। सुपरफिशियल का भी मतलब होता है कि जो थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी से रिलेटेड होता है, वो हमारा सुपरफिशियल आता है। सुपरफिशियल मीन्स थोड़ा और अधिक बढ़ा चढ़ा के जो चीजें होती हैं उसका मतलब होता है। बट मॉडरेट में यहाँ पे जो आएगा नॉट एक्सट्रीम वुड बी दी करेक्ट क्लोजेस्ट in meaning of the given word in capital. Next, and here we have the number 55 question. Impropriety का आपको closest meaning बताना है, ये जो capital word में दिया गया है। State of confusion and chaos, action that are legally unsustainable, unlawful activities या action that are morally wrong। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इम्प्रोपरिटी का जो मतलब होगा दैट इज एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, मीन्स जो इम्प्रॉपर वे में, ये हो गया मतलब इसका इम्प्रॉपर मतलब हुआ, उसी से इम्प्रॉपरिटी बना हुआ है। एक्शन दैट आर मॉरली रॉन्ग ये क्लोजेस्ट मीनिंग होगा, बिल्कुल जो नजदीक आएगा। मीन्स अनैतिक या अनुचित जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं वो इम्प्रॉपरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 56, बिज़ारे का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन इमेजिनरी, नॉन एग्जिस्टेंस या एक्सट्रीमली पैथेटिक या वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। बिज़ारे का जो मतलब होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। जैसे हम बोलते हैं ना
दिस वॉज द बिज़ारे फीलिंग या बिज़ारे कमेंट फ्रॉम दैट साइड। तो यहाँ पे वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बिज़ारे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी आपके एग्जाम में है सिलेबस में। तो ये सभी वर्ड्स आपके इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट वर्ड, विच वन इज द मिसस्पेल्ड वर्ड, ऐसा पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो वो सभी को पिक करने की कोशिश की है मैंने सेशन में, और आगे भी आपको ऐसे ही सेशंस में मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? कन्वीनियंस, एच, याच या इंडिस्पेंसिबल, या आपका है कॉन्शियस। आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एंड हियर वी हैव 57 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? आपको मिसस्पेल्ड बताना है वर्ड कि इन चारों ऑप्शंस में से किस वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है, रॉन्गली लिखा गया है, आपको बताना है। देखिए, पहला है कन्वीनियंस, याच, इंडिस्पेंसिबल, या आपका जो डी वर्ड है कॉन्सेंसियस। ओके, कॉन्सेंसियस ये वर्ड है नंबर डी। तो इसमें से जो मिसस्पेल्ड वर्ड है या जो गलत रॉन्ग वर्ड है वो है हमारा ऑप्शन डी। कॉन्सेंसियस की जो स्पेलिंग होती है वो हमारा होगा CONSCIENTIOUS, ये हमारा होगा कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग। कॉन्सेंसियस की स्पेलिंग जो कि होता है पुटिंग एफर्ट इन वर्क, मीन्स किसी काम में अपनी प्रयास को लगाना, एफर्ट को लगाना, वो होता है प्रयास करना। ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रयास करना। बाकी याच आप सभी जानते हो, एक तरीके का बोट होता है जो सेलिंग बोट होता है, जो सेल किया जाता है, जिसको खेया जाता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होगा जो अनिवार्य होता है। कन्वीनियंस का आप सभी मतलब जानते हो, जो होता है कंफर्ट या इजीनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इजीनेस। तो ये हमारा है चारों क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। देखिए, यहाँ पे पूछा गया था मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा रॉन्गली वर्ड जो है उसकी बताना है, कौन सा रॉन्गली यहाँ पे लिखा गया है वर्ड। बट इस ऑप्शन में 58 क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कि किसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, उसको आपको बताना है। एफिशिएंट, बेटरमेंट, ट्रीटमेंट, या आपका है एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। एफिशिएंट इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हमारा करेक्ट है। बेटरमेंट की स्पेलिंग जो होगी BETT आएगा यहाँ पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के होते हैं MENT होता है, ए नहीं होगा, यहाँ से ए नहीं आएगा। ट्रीटमेंट जो होता है इलाज का मतलब। एम्प्लॉयड में LYED आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयड मीन्स होता है रोजगार या आपका नियोजित प्रयुक्त करना होता है। बेटरमेंट में BETTER जो सुधार से रिलेटेड होता है, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होता है। ये ट्रीटमेंट आप सभी जानते हो, इलाज। और एफिशिएंट का मतलब जानते हो आप सभी, दक्ष, जो कार्य में एक्सपर्ट होता है, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ट्रीटमेंट TREATMENT होता है, यहाँ पे ए नहीं होगा। बेटरमेंट में टी यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉयड में EMPLOYED आएगा। ओके, ये चारों ऑप्शंस के करेक्टली मैंने बता दिया किस ऑप्शन में गलती है और कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, किसमें सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 क्वेश्चन। सॉ बैग द नोबेल प्राइज इन 1925 फॉर। यहाँ पे जीबी शॉ की बात हो रही है कि उनको 1925 में अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का। तो वो बताना है कि किस वर्क के लिए उनको मिला था। तो आपका यहाँ पे सेंट जॉन होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा एंड मैन एंड सुपरमैन, ये चारों जो हैं सेंट जॉन, ये चारों जो ड्रामा है ये जीबी शॉ के हैं। बट उनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1925 में वो मिला था सेंट जॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द पोएट लॉरिएट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? पोएट लॉरिएट की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट पीरियड तक
कौन था इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन में आंसर दीजिएगा, रॉबर्ट सादी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या रॉबर्ट ब्रिजेस या टेड ह्यूज। तो इस चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है हमारा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में ये बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये जो थे ये इतनी भी डेथ तक ये थे, और ये 1850 से लेकर के 1892 टिल हिज डेथ टेनिसन भी ये थे। तो ये टाइम जो ड्यूरेशन था 42 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन था, 42 इयर्स तक ये पोएट लॉरिएट थे। ये लॉन्गेस्ट टाइम था किसी भी पोएट के थ्रू एज अ लॉन्गेस्ट टाइम टू बी अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892, ये टाइम आप याद रखिएगा। 42 इयर्स का टाइम था इनका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पोएट लॉरेटशिप। तो ये कुछ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक अभी हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में। यहाँ कुछ आपको दिख रहे होंगे प्लेलिस्ट, और साथ ही साथ स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा वीडियोस का, उसको आप जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। पार्ट 1 भी इंक्लूडेड है इसमें, ये हमारा है पार्ट 1 मेंशन है आपके सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन दिस चैनल इंग्लिश ज़ोन।